नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ सकते हैं कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें आज की क्लास का हमारा 7th प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसमें हम 20-20 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो 20 क्वेश्चन जो होते हैं, आपके जो टॉपिक आते हैं वो भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी के 5-5 क्वेश्चन जो आते हैं तो उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। साथ में ही हम और भी सीरीज कंप्लीट करते जाएंगे, जैसे कि आपकी पॉलिटी है, साइंस है, और भी कुछ सबके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी हम कंप्लीट करते जाएंगे अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए क्योंकि कमेंट से क्या है कि हमें पता पड़ता है कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास का फर्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था। ठीक है। तो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक हमसे पूछा गया है तो हमें बता रहा है। ऑप्शन है चरक, धन्वंतरी, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर शायद सभी को पता हो, चरक। तो कनिष्क का जो दरबारी चिकित्सक पूछा गया, चिकित्सक था, वो कौन था? चरक था। ठीक है। अब जो कनिष्क है, कनिष्क कुषाण शासकों में सबसे महान शासक था, ये आपको पता ही होगा। ठीक है। कनिष्क की राजसभा में अनेक विद्वान थे और उन्हीं विद्वानों में कौन था? चरक था। उन विद्वानों के नाम थे पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। ये सभी विद्वान इसके यहाँ पर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो राष्ट्रकूटों ने कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनाया है वो हमें बताना है। ऑप्शन है अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम, गुप्त या फिर खजुराहो के मंदिर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने एलोरा मंदिर बनवाए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। एलोरा बनाए हैं राष्ट्रकूटों ने। ठीक है। और इसमें जो प्रसिद्ध है, कैलाश मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। म्यूर तख्त, तख्ते ताउस का किस नाम के साथ संबंध है, मतलब इनमें से किस से रिलेटेड है म्यूर तख्त या फिर तख्ते ताउस। तो ऑप्शन है शाह आलम, शाहजहां, शहनबाज या फिर जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, शाहजहां। शाहजहां जो है म्यूर तख्ते ताउस या तख्ते ताउस से रिलेटेड है। ठीक है। शाहजहां ही सबसे पहला शासक था जो कि तख्ते ताउस पर बैठा था। ठीक है। और इसमें जो है ये जो तख्ते ताउस था वो 12 खम्भों वाला, 12 खंभे थे इसमें और इसमें रत्न जड़ित हुए थे। रत्न जो है रत्नों से पूरा सुशोभित था। ठीक है। और जो नादिर शाह था इस तख्ते ताउस को अपने साथ ले गया था। जब ईरान के शासक नादिर शाह ने यहाँ पर हमला किया भारत पर, तो ये अपने साथ तख्ते ताउस को भी ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, किस भारतीय राज्य ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे। ठीक है। मतलब नेपोलियन से अनुरोध किया कि ब्रिटिश जो भारत में शासन कर रहे हैं उनको जो यहाँ से उखाड़ के फेंक दे, मतलब कि उन पर आक्रमण करके उन्हें यहाँ से हटा दे। ठीक है। तो ऑप्शन है झांसी की रानी ने ये बात कही, जयसिंह ने कही, शिवाजी ने कही या फिर टीपू सुल्तान ने कही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने जाकर के नेपोलियन से अनुरोध किया कि वो ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग हैं वो शासन कर रहे हैं उनको भारत से जाकर के हटा दें। ठीक है। आगे चलते हैं। और इसमें जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये है कि जो टीपू सुल्तान था वो जैकोबिन क्लब का स्थापना की थी उसने और उसका सदस्य भी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर चलते हैं हम लोग। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, क्या बात हो रही है, स्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया गया था। ऑप्शन है 1769 में, 1791 में, 1793 में या फिर 1799 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर शायद पता हो, 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई थी। और ये स्थायी बंदोबस्त कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। ठीक है। कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसके तहत क्या किया था? जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया था। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चनों के बारे में और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा। ठीक है। किसने अधिकारी ने इसकी स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? ठीक है। ऑप्शन है मैकाले ने, लॉर्ड साइमन ने, लॉर्ड इरविन ने या फिर एओ ह्यूम ने। तो आप जानते होंगे एओ ह्यूम ने जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में हिस्सा लिया था और इसकी स्थापना करवाई थी एओ ह्यूम ने। और एओ ह्यूम जो था वो एक सिविल सेवक था, राजनीतिक सुधारक भी था
और एक पक्षी विज्ञानी भी था और हॉर्टिकल्चरिस्ट भी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ए ओ ह्यूम निम्नलिखित में से क्या था। तो आपको ये याद रखना है, वह सिविल सेवक भी है, राजनैतिक सुधारक भी है, पक्षी विज्ञानी भी है और हॉर्टिकल्चर है। ठीक है, हॉर्टिकल्चरिस्ट भी है। आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, ये आपको पहले क्वेश्चन में ही क्लियर हो ही गया था। तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। और इसकी स्थापना के बारे में आप जानते हो, ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, और उस समय लॉर्ड डफरिन जो है वो आपका वायसराय था, तो उसकी सहयोग से ए ओ ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना करवाई थी। बम्बई में इसकी पहला वो हुआ था, आपका बैठक हुई थी और व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये सब आपको पता होगा, 72 इसमें सदस्य थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, यूसुफ अली, मोहम्मद इकबाल या अल्ताफ हुसैन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कराई थी। ठीक है, और ये जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 में अलीगढ़ में की गई थी और आगे चल के 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पड़ गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। महात्मा गांधी किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से प्रवेश किया था? ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, आपको शायद पता हो। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सूरत सत्र पे, चंपारण आंदोलन, दांडी मार्च या सिविल सहयोग। तो चंपारण आंदोलन से महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। ठीक है, चंपारण आंदोलन जो हुआ था वो 1917 में हुआ था। ठीक है, तिनकटिया पद्धति से जो है आपकी नील की खेती हो रही थी उस एरिया में, तो उसके लिए समर्थन करने के लिए गांधी जी ने इस आंदोलन को किया था। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर्ड है? ठीक है, किसके विरुद्ध रजिस्टर्ड है लाहौर षड्यंत्र? बी डी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर अरविंद घोष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। भगत सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र जो मामला है वो भगत सिंह के नाम से रजिस्टर्ड किया गया है। हुआ क्या था कि लाहौर में क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की हत्या कर उस करके उस अपमान का बदला ले लिया था जो अंग्रेजों ने क्या किया था। आपके जो वो थे, क्या बोलते हैं, लाला लाजपत राय, उन पर जो लाठियां बरसाई थी सैंडर्स के कहने पर बरसाई थी। तो इस बात का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने क्या किया कि सैंडर्स को मार डाला। ठीक है, और ये केस जो है 1929 में रजिस्टर्ड किया गया लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से। और इसमें जो है उसके मित्र, भगत सिंह के मित्र राजगुरु और सुखदेव भी शामिल थे। और इन तीनों को जो फांसी दी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 1931 में इनको फांसी दी गई थी। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे भूगोल के क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, भूगोल के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें हम भूगोल के क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा भूगोल का, मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? ऑप्शन है निम्न अक्षांशों पर, उच्च अक्षांशों पर, मध्य अक्षांशों पर या फिर सब ट्रॉपिक उपोष्ण क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य अक्षांशों पर जो है मौसम में ज्यादातर उतार चढ़ाव होते हैं। ठीक है, ना तो निम्न अक्षांश पर ना ही उच्च अक्षांश पर, मध्य अक्षांशों पर जो है मौसम में उतार चढ़ाव सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है, सबसे ज्यादा उच्चतम गति जो है कहाँ होगी? उत्तरी ध्रुव के साथ, मकर रेखा के साथ, उत्तरी ध्रुव व्रत के साथ या फिर भूमध्य रेखा के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है वो सबसे ज्यादा होती है और ये जो गति होती है वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, प्रति घंटा होती है। अब बात देखो, समझने वाली बात है, छोटी सी बात है वैसे, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप ये जानते हो इस तरह से हमारी पृथ्वी है, ये आपका उत्तरी ध्रुव और ये आपका दक्षिणी ध्रुव। अब क्या है, ये बीच में भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब जब क्या है कि ये वाला बिंदु अगर ये रोटेट कर रही है, इस तरीके से रोटेट करेगी, घूम रहा है ये, ठीक है, वृत्त घूम रहा है, बॉल घूम रही है, तो क्या है जो गति होगी वो सबसे ज्यादा इस एरिया में, मतलब कि भूमध्य रेखा पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये वाला बिंदु कितना घूमेगा, ये वाला बिंदु तो इस तरह से इसी जगह पे ही तो घूमता रहेगा और जो पॉइंट है वो तो घूमेगा ही नहीं, सबसे ज्यादा पॉइंट है उत्तरी ध्रुव, वो तो घूमेगा ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा स्पीड देखने को मिलती है 1610 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करें हम लोग
जैसे कि 60 डिग्री अक्षांश पर बात करें तो 60 डिग्री अक्षांश पर ये जो गति रहती है वो 850 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, ठीक है, 60 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है। और ध्रुवों पर जाकर के ये गति बिल्कुल शून्य हो जाती है। आगे बात करें हम लोग, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है, तो रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में, या फिर तमिलनाडु और पौंडचेरी में। तो जो रेगुर मिट्टी है वो आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसका जो निर्माण होता है रेगुर मिट्टी का वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है, ठीक है नहीं, ठीक है। आगे बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 पर जाएंगे हम लोग। पारादीप, पारादीप अवस्थित है केरल राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, उड़ीसा राज्य में, या फिर आंध्र प्रदेश राज्य में। तो पारादीप जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। पारादीप आपका कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। एक मिनट, हाँ उड़ीसा राज्य में ही स्थित है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये जो द्वीप है इसमें जो है 1960 में सबसे बड़ा बंदरगाह भी इसे घोषित किया गया था। कब? 1960 को, ठीक है, पारादीप को। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हम लोग। औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए, औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद कौन सा है? खंडसारी है, बगासी है, सीरा है, या कागज की लुगदी है। तो जो औद्योगिक अल्कोहल बनाया जाता है, शराब बनाई जाती है, उसमें जो यूज होता है वो क्या होता है? शीरा यूज होता है। क्या यूज होता है? शीरा यूज होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको मैं यहाँ बता ही दूँ कि आपका जो अगला टॉपिक आने वाला है वो अर्थव्यवस्था आने वाला है। और मुझे बस आपको याद दिलाना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, ठीक है। आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो तो बहुत अच्छा वॉच हो रहा है पर आप सब्सक्राइब नहीं करने हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आने वाले समय में हम आपको बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएँगे। चलिए आगे चलते हैं, हम अर्थव्यवस्था का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वक्र, ठीक है, कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर से संबंध को प्रतिलोमन करता है, ठीक है, प्रतिलोमित करता है, ठीक है। बेरोजगारी, आप देखो ध्यान रखेंगे आप लिंक करके, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर को संबंध करता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है पूर्ति वक्र, अनाधिमान वक्र, आईएस वक्र, या फिर फिलिप्स वक्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, फिलिप्स वक्र, ठीक है। फिलिप्स वक्र जो है आपको बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर को जो है संबंध को दिखाता है। ये वक्र कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और इसमें जो है ये जो फिलिप्स वक्र होता है वो इस तरीके से काटता हुआ जाता है, ठीक है। इस वाली लाइन को तो बेरोजगारी वाली लाइन है, बेरोजगारी वाली लाइन है ये आपकी, और ये वाली लाइन है आपकी मुद्रास्फीति वाली लाइन है, ठीक है। तो इस तरह से ये फिलिप्स वक्र चक्र चलता है, ये दिखाता है। आगे बात करें हम लोग, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक है, ठीक है। संयुक्त क्षेत्र की जो संकल्पना होती है उसमें किसके बीच का सहयोग चाहिए? सार्वजनिक क्षेत्र का और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच का मतलब संबंध चाहिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का सहयोग चाहिए, घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच का सहयोग चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के उद्योगों के बीच का संबंध चाहिए, उसी को बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पर आ गए हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट, ठीक है, भारत नेट प्रोजेक्ट। अब देखो नेट की ये कोई जाल नहीं है, यहाँ पर नेट जो बात हो रही है वो बात हो रही है इंटरनेट की, ठीक है। भारत नेट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को निःशुल्क वाईफाई देना, किसानों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट देना, ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी देना, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने वाली परियोजना बनाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। भारत की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना ही जो है भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया। और ये जो योजना शुरू हुई थी वो 2011 में शुरू हुई थी, ठीक है। 2011 में इतना बस बहुत है आपके लिए। आगे चलते हैं हम लोग, और बाद में इसे 2015 में जाकर के 2015 में जाकर के भारत नेट परियोजना इसको जो भारत नेट नाम दिया गया था, ठीक है। पहले ये जो योजना जो शुरू हुई थी इसका नाम था भारत नेट प्रोजेक्ट नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ठीक है, इसका ये नाम था पहले, और बाद में ये हो गया भारत नेट प्रोजेक्ट, ठीक है। इतना याद रखिए बस, वैसे आपको ये याद रखना है कि इसका मतलब यूज़ क्या था, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना ही इसका यूज़ था। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए हैं।
खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1944 में, 1964 में, 1974 में या फिर 1954 में। तो खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो शुरू हुआ था वो 1974 में शुरू किया गया था, ठीक है। इसमें क्या था कि इसमें क्या होता है कि किसी भी जो प्रोडक्ट होता है, खाने की खाद्य सामग्री होती है, जैसे गेहूँ, चावल, ये सब होते हैं, तो इसमें क्या है कि उसका एक फिक्स प्राइस शुरू कर धर दिया जाता है, रख दिया जाता है कि उससे कम पर आप नहीं बेच सकते हैं, ठीक है, या उससे कम पर खरीदा नहीं जाएगा, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है हमारा। आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस क्वेश्चन है। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, कब हुई थी? ऑप्शन है 1943 में, 1935 में, 1939 में या फिर 1936 में। तो एक सभी जानते होंगे आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 जो को भारत की स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत भी किया गया था। कब किया गया था राष्ट्रीयकृत? 1949 को, 1949 में, ठीक है। आरबीआई को क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे कुछ नहीं है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, और कमेंट बॉक्स में जा करके आपको कमेंट भी कर देना है, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।